एपिसोड 37 पेशकश मीरे कारवां। मैं और धनु सबक कदमों से चलते हुए होटल की जाने बढ़ गए। वो होटल उमरकोट के हिसाब से अव्वल दर्जे पर 5 था, ताहम मेरे नजदीक वो एक 7वें या 8वें दर्जे का होटल था। हम इस्तकबालिया पर पहुंचे और फिर एक डबल बेडरूम के नाम से क्लर्क से बात की। इस्तकबालिया क्लर्क ने सर से पांव तक हमारा जायजा लिया। उसकी आंखें खास तौर पर धनु का बसरी एक्सरे करने में मसरूफ दिखाई देती थी। मैंने खामोशी से क्लर्क की कार्रवाई देखता रहा। अचानक उसे एहसास हो गया कि वो जो कुछ कर रहा है उसके फराइज़े मनसबी का हिस्सा नहीं। शुक्र है, जल्दी उसे अपनी औकात का इदराक हो गया था। वो जल्दी से मेरी जानिब देखते हुए बोला, जी साईं, आपको कमरा मिल जाएगा। फिर उसने कमरे का 1 दिन का किराया बताया। मैंने मीर बख्श की दी हुई रकम में से 3 दिन के किराए के पैसे निकाल कर काउंटर पर रखते हुए कहा, ये 3 दिन का किराया है, अगर इससे ज्यादा ठहरना पड़ गया तो मैं मजीद रकम दे दूंगा। उसे पूछा, आप दोनों के नाम क्या हैं? मैंने अपना फर्जी नाम मुराद और धन्नो का फर्जी नाम कलसूम लिखवा दिया था। कलसूम लिखते हुए उसने एक मरतबा फिर धन्नो के सरापा को तिश्ना निगाही से टटोला। मैं समझ गया कि उसे कौन सी चीज टिकने नहीं दे रही थी। अव्वल तो धन्नो का हुस्न और जवानी ही देखने वाली आंख को महवे हैरत में मुब्तला कर देने के लिए काफी थे। फिर उस पर उसके नक्शो निगार उसे किसी और ही दुनिया का जाहिर करते थे। क्लर्क कनखियों से धन्नो का जायजा लेते हुए रजिस्टर में हमारे फर्जी नाम दर्ज करने लगा। जब वो ये काम कर चुका तो मेरी तरफ देखते हुए पूछा, आपका शनाख्ती कार्ड? हमारे पास शनाख्ती कागजात के नाम पर एक पुर्जा भी नहीं था, मगर मैंने इस हवाले से अपने जहन को पूरी तरह तैयार कर रखा था। मैं जानता था कि यहाँ इस किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती थी। मैंने कहा, चंद रोज पहले मेरी जेब पर किसी जेब कतरे ने हाथ साफ कर दिया था। वो मेरा पर्स ले उड़ा, शनाख्ती कार्ड भी उसी में था। कोई और कार्ड? क्लर्क ने धन्नो को देखते हुए सवाल किया, जिससे आपकी शनाख्त हो सके। कोई नहीं, मैंने मायूसी से गर्दन हिला दी। तमाम कार्ड्स वगैरह उसी में थे, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसे धन्नो की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका शनाख्ती कार्ड तो होगा, इसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई। मैंने जल्दी से कहा, इसलिए कार्ड अभी बना ही नहीं। तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी साईं। इस मुश्किल को किसी और तरीके से आसान नहीं बनाया जा सकता? मैंने मानी है अंदाज में कहा और लफ्ज आसान पर खासा जोर डाला। वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया। धीमे लहजे में बोला, 3 दिन के कयाम के लिए 5 दिन के हिसाब से किराया देना होगा। मंजूर है। मैंने बात खत्म करते हुए कहा, यकीनन ये 2 दिन का इजाफी किराया तो तुम्हारी जेब में ही जाएगा, है ना? वो आंख दबाकर बोला, आप तो खुद समझदार हो। मैं उसकी नीयत को समझ चुका था, चुनाचे मजीद 2 दिन का किराया उसके हवाले कर दिया और कहा, रजिस्टर में तो तुम 3 दिन का क्याम ही जाहिर करोगे ना? जी साईं। और शनाख्ती कार्ड वाली फॉर्मेलिटी को किस तरह पूरा करोगे? ये मेरा काम है। वो ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे लूंगा। अपने रजिस्टर में इंदराज वगैरह मुकम्मल करने के बाद उसने कमरे की चाबी हमारे हवाले की और बनफ्से नफीस हमें हमारे कमरे तक छोड़ने आया। हमें हमारे कमरे का मुआयना करवाने के बाद उसने कहा, किसी भी किस्म की चीज की कोई जरूरत हो तो आप मुझे इशारा कर दें, आपका काम समझे हो गया। ठीक है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें जरूर बताएंगे। एक मुनासिब सा शुक्रिया अदा करने के बाद वो वापस चला गया। मैंने कमरे के अंदर से बोलट कर दिया। यह आम से साइज का एक आम सा कमरा था। कमरे की एक दीवार के साथ बेड बिछा हुआ था और दूसरी दीवार के साथ बेड के सरहाने की समत एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। मेज और कुर्सियां लकड़ी की बनी हुई थी, ताहम कुर्सियों पर कुशन और मेज पर मेज पोश भी मौजूद था। कमरे की तीसरी दीवार में बाथरूम था, जो चौथी दीवार में वो दरवाजा था जिसे हम कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। जिस दीवार के साथ कुर्सियां और मेज रखी हुई थी वहां एक खिड़की भी थी, जिसे होटल के सामने वाली सड़क को देखा जा सकता था। मीर बख्श को मैं बता चुका था कि होटल में हम कौन से फर्जी नामों से क़याम करेंगे ताकि उसे हम तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा भी मैंने मीर बख्श को चंद मोटी और अहम बातें अच्छी तरह समझा दी थी। इस मनहूस गाड़ी के हिचकोलेदार सफर ने मेरा एक एक जोड़ तोड़ कर रख दिया था। दनो दड़ाम से डबल पैर पर गिरते हुए बोली, मैंने अपना सफरी बैग चौबी मेज पर रख दिया और कुर्सी पर बैठकर जॉगर्स के तस्मे खोलने लगा था। धन्नो के जॉगर्स उसके पाँव में ही मौजूद थे। आरामदेह बिस्तर देखते ही उसे खुद पर काबू नहीं रहा और वो खूब फैल कर डबल बेड पर दराज हो गई थी। मैंने जॉगर्स अपने पाँव से अलग करते हुए कहा,
धन्नो, हम गुज़श्ता 2-3 रोज से मुसलसल सफर में हैं और सब्र भी ऐसा तकलीफ दे और असाब शिकन कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हमें एक पल भी आराम करने का मौका नहीं मिला। फिर स्याह गाड़ी के अंदर भी हमें बेहोश करने के लिए महसूस गैस का इस्तेमाल किया गया। बेहोशी की इस कैफियत ने भी तुम्हारे असाब को तोड़ फोड़ दिया होगा। अब तो दिल दिमाग में सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि कहीं किसी आरामदेह और सुकून बख्श बिस्तर पर घंटों की गहरी और भरपूर नींद ली जाए। वजदान, तुमने मेरे दिल की बात कही है, धनो ने करवट बदल कर ओढ़े होते हुए कहा। वाकई मैं इस वक्त यही सोच रही हूँ। मैंने कहा, मेरे ख्यालात भी तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, लेकिन सोने से पहले हमें चंद जरूरी काम करना होंगे। क्या तुम होटल से बाहर जाने का इरादा रखते हो? उसे चौंक कर पूछा। हरगिज नहीं। मैंने कहा, रात के इस वक्त इस अजनबी जगह पर मटर गश्त करना मुनासिब नहीं होगा। फिर कौन से जरूरी काम का तुम तस्करा कर रहे हो? मैंने कहा, सबसे पहले तो हमें खूब अच्छी तरह नहा धोकर लिबास तब्दील करना चाहिए, उसके बाद खाना खाना चाहिए और सोने का नंबर उसके बाद आएगा। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने सफरी बैग खोल लिया। उस बैग में हमारे नाइट ड्रेस के अलावा चंद जोड़े दूसरे कपड़ों के थे। धन्नो ने एक बनारसी साड़ी भी रखी हुई थी जिसका रंग नहायत ही तेज और चीखता हुआ सा था, और वो रंग था नारंगी। मैंने बैग में से धन्नो का नाइट गाउन और अपना स्लीपिंग सूट निकालकर बिस्तर पर डाल दिया। बाथरूम में इस्तेमाल के लिए महसूस चप्पल बाथरूम के अंदर ही मौजूद थी। धन्नो खामोशी से मेरी ये कार्रवाई देखती रही। जब मैं अपने काम से फारिग होकर उसकी जानिब देखा तो उसने कहा, वजदान, मैं गुस्ल करके गाउन पहन लेती हूँ, मगर मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो क्यों भाई? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। जब मैंने दोपहर में मीर बख्शचंद कंपनी पर काबू पा लिया था तो गाड़ी में मौजूद ठंडे पानी और ताज़ा फलों से लदे उस सामान से मैंने काम व दहन का एहतमाम किया था। मैंने और धनु ने सेब, संतरे और अंगूर ढट कर खाए थे। मैंने सोचा मुमकिन है अभी धनु को भूख न लगी हो, इसलिए वो खाने से इनकार कर रही हो। उसे मेरे सवाल का जवाब दिया। दरअसल बुद्ध मत के पैरोकार दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते। ये अजीब बात बताई है तुमने। मैंने कहा, वहां जयपुर में तो तुम शाम तक बल्कि रात देर तक खाना पीना जारी रखती थी। वो सब मैंने अपने मेजबानों की खुशी की खातिर किया था, उसने बताया। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे अजीब नजर से देखें। वहां एक मजबूरी थी। तुम्हारे सामने ना तो कोई मजबूरी है और ना ही तुमसे किसी किस्म का पर्दा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद लॉर्ड बुद्धा की तालीम का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा कि खाने पीने के हवाले से मैंने ये बात आज पहली मर्तबा तुम्हारी जुबान से सुनी है, वरना मैंने बहुत से बुद्धमत लोगों को इसकी पाबंदी करते नहीं देखा। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, वो बोली। दुनिया का कोई भी मजहब हो जहाँ इसकी पैरवी करने वाले नजर आते हैं, वहीं इस मजहब के मानने वाले कुछ ऐसे अफराद नहीं मिलेंगे जो इसके असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हों। मैंने तायदी अंदाज में कहा, तुम्हारी बात में वजन है धन्नो, मेरा मुशाहिदा भी कुछ इसी किस्म का है। चलो आज तुम मेरा साथ देने के लिए खाना खा लो, कल सुबह से तुम अपना पसंदीदा मामूल अपना लेना। वो मेरी तजवीज से इत्तफाक करते हुए नाइट गाउन लेकर बाथरूम में घुस गई। मैंने रूम सर्विस कह कर खाना कमरे में ही मंगवा लिया। धन्नो के बाद मैंने बात लिया और फिर हम दोनों ने डट कर खाना खाया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। धन्नो मेरा साथ देने बैठी थी, लेकिन मेरी खुशी की खातिर भी वो भी अच्छा हंसा खा गई। खाने के बाद हमने चाय पी और फिर बातें करने लगे। हमारी गुफ्तगू में गालिब हिस्सा स्याह गाड़ी में हमारे अगवा के मुतल्लिक ही था। धन्नो ने कहा, वजदान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो सब कुछ हमारे साथ पेश आ चुका है। हाँ, बाज़ औक़ात वाक़यात का बड़ी मुश्किल से यकीन आता है। मैंने कहा, मुझे तो लगता है मैंने कोई ख्वाब देखा हो। वो आंखें बंद करते हुए बोली। मैंने कहा, धन्नो, जिंदगी में बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं जो ख्वाब जैसी ही लगती हैं, और बाज़ ख्वाब हकीकत का रूप धार कर हमें घेरे रहते हैं। मैं उस वक्त चौबी कुर्सी पर बैठा था और दोनों टांगे मैंने बिस्तर पर सीधी रखी हुई थी। धन्नो टेक लगाते हुए बिस्तर पर नीम दराज थी। वो अचानक सीधी हुई और मेरे पाँव छूते हुए बोली, लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं, तुम थक चुके होगे। मैंने एक झटके से पाँव खींच लिया और कहा, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे पाँव दबाना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, तुमने तपते सहरा में खूब मारा मारी की है। वो लगावट से बोली, यकीनन तुम बहुत थक चुके होगे। मैंने कहा, रात भर गहरी नींद लूंगा तो सारी थकावट उतर जाएगी। वो समझ गई कि मैं इससे हरगिज पाँव नहीं दबाऊंगा, तो वो संजीदगी से बोली, तुम रात भर गहरी नींद किस तरह सो सकोगे वजदान? क्यों? मैंने उलझी हुई नजर से उसे देखा। क्या तुम मुझे जगाए रखना चाहती हो? वो ज़ेरे मुस्कुराते बोली, मैं क्या जगाऊंगी, 1/3 रात तो गुजर गई है। फिर उसे वॉल क्लॉक की जानब इशारा किया जहां रात के 10 बज रहे थे। 2/3 रात बाकी है
और तुम्हारी गुफ्तगू की झुलानी से अंदाजा होता है कि अभी दूर दूर तक तुम्हारे सोने की कोई इम्कान नहीं है। इस सूरत हाल में तुम रात भर गहरी नींद कैसे सोओगे? मैं उसकी बात का मफहूम समझते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, वाकई मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, वो शोही से बोली। हालांकि कमरे में पहुंचते ही थकन से मेरा बुरा हाल हो रहा था। शायद ये नहाने की वजह से हुआ है। एक वजह ये चाय भी हो सकती है। हमने जो चाय पी है वो खासी स्ट्रांग थी। मैंने कहा, नहाने से पहले मैं भी सोने के बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं। अगरचे गुसल और स्ट्रांग चाय ने हमें हशाश बशाश और काफी फ्रेश कर दिया है, तो फिर जी भरकर बातें करते हैं। सुबह देर तक सोकर नींद पूरी करेंगे। धन्नो को ये तजवीज पसंद आई। फिर हमारे दरमियान हमें पेश आमदा ताज़ा तरीन हालात के बारे में गुफ्तगू होने लगी। धन्नो ने कहा, मैं समझ रही हूँ वजदान, तुमने इस इलाके में क़याम का फैसला क्यों किया है? अगर खुद ही समझ रही हो तो अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं तुम्हें समझाने की जहमत से बच जाऊंगा। उसे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये सब बहुत जरूरी है वजदान? मैं जानता था। धन्नो बुद्धमत थी। इस मजहब में लड़ाई बड़ाई की सख्ती से ममानत की जाती है। किसी भी जानदार को मारना गुनाह अजीम तस्वर किया जाता है। बाज बुद्ध भिक्षु तो रास्ता चलते हुए अपनी राह को झाड़ू वगैरह से साफ करते चले जाते हैं ताकि कोई चूंटी उनके पांव के नीचे आकर जान न गवा बैठे। मैं धन्नो के मसले को बड़ी ही गहराई तक समझ रहा था, मगर मेरी जिंदगी की अपनी एक रविश थी, अपना एक मिजाज था जिसमें किसी हतमी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा, धन्नो, तुमने अब तक मेरे साथ रहते हुए जान लिया होगा कि मेरी जिंदगी किस ढब पर गुजर रही है। अब तक तो तुम्हें इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था। मैं कोशिश करती रहती हूँ, मगर उसे दानस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, बस कोशिश जारी रखो, इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वो खामोश होकर अपने हाथों को देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, धन्नो, हर शख्स अपने मजहब अपने अकीदे से मजबूर होता है। मैं तुम्हारी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन दर हकीकत हालात तो दुनिया से नजर चुराने के मुतरादिफ है। इस दुनिया और दुनिया में बसने वाले लोगों की डिमांड देखना पड़ती है। हालात और वक्त के तकाज़ों को समझना पड़ता है। इसलिए इंसान इतना बुज़दिल बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। कभी नरम कभी गरम, हर रंग और हर अंदाज को अपनाना पड़ता है। ये तो अपनी बका की जंग है। अगर आप किसी मौजी की सरकोबी नहीं करेंगे तो वो आपको शदीद तरीन नुकसान पहुंचाएगा। मैंने शाओलिन टेम्पल में और वहां भी बहुत सारे बुद्ध भिक्षु को मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेते हुए और इन फनून का मुजाहरा करते हुए देखा है। ये मार्शल आर्ट्स क्या चीज है? मैंने सांस लेते हुए 2 पल रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मार्शल आर्ट्स का सीधा सादा और वाज़ेह मतलब है जंगी फनून या फनून जंग। जानती हो जंग क्या होती है और इस जंग में क्या होता है? मैंने सवालिया नजरों से धन्नो को देखा और कहा, जंग 2 फरीकों के दरमियान होने वाली मार धाड़ होती है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धोते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स की जान लेता है। इस जंग में जो शख्स हक पर होता है उसके फेल को सराहा जाता है, और जो शख्स नाहक लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद करता है उसके फेल की मजम्मत की जाती है। जरा गौर करें, दोनों फरीक एक ही अमल से गुजर रहे होते हैं, मगर दोनों के बारे में अलग अलग तासुर कायम हो जाता है। तो साबित हुआ कि जंग करना बुरी बात नहीं, बल्कि अहमियत इस बात की है कि आपने वो जंग किस नीयत से की, किसी दूसरे इंसान पर हथियार किस मकसद से उठाया और अपने ही जैसे किसी इंसान की जान किन हालात में ली। वो एक जज़ब के आलम में मुझे तके जा रही थी। मैंने मजीद कहा, भाई मेरे नज़दीक तो सबसे अहम बात नीयत है। मैं तुम्हारे मजहब और अकीदत के हवाले से कोई बहस और मुबासा या मुनाजरा नहीं करना चाहता। अपना नुक्ता नजर मैंने तुम पर वाज़ेह कर दिया है। अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें इन सब बातों की आदत डालना होगी, और तुम खुद भी तो मार्शल आर्ट सीखने की हाँ हो। वो तुम्हें खुद हिफाजती की खातिर सीखना चाहती हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। फिर हमारे दरमियान खामोशी एक तवील वक्फे तक हायल रही। काफी देर के बाद वो मौजू बदलते हुए बोली, वजदान, हम भी जाने किस किस्म की बातों में उलझ गए। तुम मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही कम जानती हूँ। जो मुझे मालूम नहीं तुम मुझे वो बताओ। उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए मुझे बहुत वक्त दरकार था, और मुझे इसमें कोई कबाहत नजर न आई। चुनाचे मैंने इसे अपनी जिंदगी के हालात से आगाह करने लगा। इस किस्से कहानी में रात के 12 बज गए। हम दोनों की आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे और नींद के हमार से हमारी पलकें बोझल होने लगी। अब मजीद जागते रहना अपनी जान और सेहत के साथ अजीम जुल्फ करने के मुतरादिफ था।
लिहाजा सो जाना हम पर फर्ज हो चुका था। मैंने एक तकिया और कंबल नुमा चादर उठाकर चौबी मेज की जानिब रखते हुए कहा, धनो तुम आराम से फैलकर बिस्तर पर सो जाओ, मैं इस मेज पर सो जाऊंगा। क्यों? उसने हैरत से कहा और उठकर बैठ गई। तुम इधर बिस्तर पर क्यों नहीं सोगे? बस वहां तुम अकेली सो जाओ, मैंने मुबहम सा जवाब दिया। उसे पूछा, मुझसे नाराज हो? नहीं, तुमसे नाराज होने की कोई वजह नहीं। फिर क्या बात है? उसने उलझे हुए अंदाज में पूछा। क्या किसी खास मकसद के तहत बिस्तर पर नहीं सोना चाहते? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। वो बात मुझे नहीं बताओगे? कोई खास बात नहीं है। तुम जानकर क्या करोगी? मैंने कहा। वो बोली, मैंने पूछा है किसी खास मकसद के तहत बिस्तर पर नहीं सोना चाहते? तुमने कहा हाँ। अब खुद ही कह रहे हो कि कोई खास या अहम बात नहीं है। वजदान के तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं जो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अब मैं धन्नो को नीलगिरी के मुतमन्ना अज़ाइम के बारे में क्या बताता? धन्नो को क्या बताता कि इस सिलसिले में मैं किसी से भी कोई बात नहीं कर सकता था। वो हिमालय की पुरस्कार शक्ति एक अजीबोगरीब असरार, रंगीन और संगीन चैलेंज नुमा वार्निंग देकर मुझे कड़े इम्तिहान में डाल गई थी। धन्नो चूंकि तलको झील वाले मिशन में भी मेरे हमरा थी और घोंपो की बुद्ध इबादत गाह में भी मेरी सरगर्मी में किसी हद तक वाकिफ थी, इसलिए वो नीलगिरी के बारे में इब्तदाई मालूमात तो रखती थी, लेकिन वो इस खतरनाक हद तक उसे नहीं जानती थी। मैंने धन्नो के शिकवे का कोई जवाब देते हुए कहा, तुम हाँ किसी वहम में ना पड़ो। मेरा बिस्तर पर ना सोना इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए अपने जहन को परेशान मत करती फिरो। वो बोली, ठीक है, मैं इस सिलसिले में अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।